नमस्कार। सर्दी भरी इस नवंबर की सुबह में आपका फिर से स्वागत है। थोड़ा उम्मीद से पहले आ गई ठंड, इसलिए सर्दी जुकाम से बचिए। और सबको पता है जुकाम निमोनिया में बदलता है, निमोनिया एक्यूट निमोनिया में बदलता है, और वो सबसे बेहतर जगह होती है कोरोना के लिए। इसलिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। आइए आज का विषय इंसान बड़ा या जंगली जानवर, इस पर बात करते हैं। एक समय था जब इस पृथ्वी में जानवरों का ही राज था और बहुत शक्तिशाली जानवर इस पृथ्वी पर रहा करते थे। 2/3 से ज़्यादा पृथ्वी तो पानी से ढकी हुई, 1/3 पृथ्वी, 1/3 से थोड़ा कम, बर्फ से ढकी हुई। जो बच गया उसमें कहीं समतल जमीन, कहीं रेगिस्तान, और बाकी के आधे हिस्से में जंगल हुआ करते थे। यानी ये पृथ्वी पूरी तरह से जानवरों के लिए ही बनी थी उस वक्त, इंसानों के लिए तो बनी नहीं थी। मगर अब इंसान के पास कुछ चीज़ें प्रकृति ने दी हैं। हमारे हाथ हैं, हमारी उंगलियां हैं, हम सीधे खड़े हो सकते हैं, हम भाग भी सकते हैं, हाथों में कुछ पकड़ भी सकते हैं, और सोचने समझने की शक्ति है। और हमारा मस्तिष्क, हम बोल सकते हैं। अभिव्यक्ति, ये अभिव्यक्ति जो है, इसको शब्दों में पिरोना, ये बहुत कम जीवों के पास था। नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े शक्तिशाली जानवर हार गए। हार क्या गए? डायनासोर जैसी शक्तिशाली प्रजाति ही लुप्त हो गई है। और मेरा ये विश्वास है कि इसमें डायनासोर को खत्म करने में इंसान का हाथ तो नहीं है। डायनासोर तो प्रकृति ने समाप्त किए। इसलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 2-3 दिन से कुछ उत्तराखंड सरकार जनहित में निर्णय ले रही है, और वो भी वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की जो आम तौर पे किसी भी मामले के धार्मिक पक्ष को पहले देखा करती थी। मतलब ऐसा प्रचलित था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए तो इस तरह के मामलों को छेड़ा नहीं जाएगा। मगर मैं आज साधुवाद देना चाहता हूं उत्तराखंड की सरकार को और उत्तराखंड के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत को। सबसे पहले इस बात के लिए कि जो एलिफेंट कॉरिडोर था, ठीक है, इसकी आलोचना भी हो सकती है, आप मेरी आलोचना भी कर सकते हो, लेकिन ये भी सच है कि इंसान और वन्य जीव में जब भी संघर्ष होगा, अब जीत तो इंसान की होगी। और प्रकृति ने ये नियति बना रखी है, मैं और आप इसमें क्या कर सकते हैं। हाथियों से सहानुभूति है, मगर अब सिर्फ इसलिए कि ये क्षेत्र हाथियों के आने जाने का है, आवागमन का है, तो वहाँ पर विकास कार्य ना हो, या हो तो 10 गुनी कीमत पर हों, अब ये भी कहाँ तक जायज़ है। इसलिए जो ये एलिफेंट रिजर्व शिवालिक रेंज में से समाप्त किया गया है, इसके फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। ये हरिद्वार से देहरादून के बीच रेलवे लाइन डबल नहीं हो पा रही, जानते ही हैं आप। देहरादून से हरिद्वार के बीच जो नेशनल हाईवे बना, उसमें बीच में बगैर किसी नदी के, बगैर किसी खाई के ही हमको बड़े लंबे लंबे फ्लाईओवर बनाने पड़े। वो इसलिए बनाने पड़े कि जो सदियों से हाथियों के आवागमन का रास्ता है, एलिफेंट कॉरिडोर, वो ठीक रहे, वो डिस्टर्ब ना हो हाथियों के आने जाने का। चलिए, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब रेलवे लाइन भी पूरी की पूरी क्या फ्लाईओवर पे आ सकती है? आ तो सकती है, आने को तो खैर आ सकती है, लेकिन फिर बहुत महंगा है। अच्छा, एयरपोर्ट का विस्तार क्यों ना हो भाई, जॉलीग्रांट के एयरपोर्ट का विस्तार। अगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाना है तो उसका विस्तार करना होगा। और सिर्फ इसलिए कि वो भौगोलिक रूप से वो एरिया जो हमारे वन विभाग की और वन्य जीव विभाग की नियमावली है, उसमें एलिफेंट रिजर्व है,
तो वहाँ विस्तार की परमिशन ही नहीं होगी। अब ऐसा भी क्या है कि जो मौजूदा हवाई अड्डा है उससे तो हाथियों का आवागमन रुक नहीं रहा, और हम उस पर थोड़ा सा विस्तार कर देंगे तो हाथियों का आवागमन उसमें डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कुछ कुछ व्यवहारिक बात करनी चाहिए ना। तो ये व्यवहारिक बात हुई, प्रदेश के मुखिया ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये व्यवहारिक बात की। इससे बहुत सारे विकास के रास्ते साफ हो गए। या ये ना समझो कि हाथियों को अंधाधुंध मार दिया जाएगा, नहीं, मारा नहीं जाएगा। उनका रास्ता अब रहेगा वही, लेकिन यह है कि वो हमारे विकास के आड़े में नहीं आएंगे। अब ये जानवरों और मनुष्य के बीच में संघर्ष तो चलता ही रहेगा। जहाँ लापरवाही हुई वहाँ निश्चित रूप से हाथी नुकसान भी करेंगे, लेकिन अब थोड़ी सी छूट मिल गई हाथियों से जूझने की। तो जो हमारा एक और रास्ता प्रस्तावित है, यानी 20 वर्ष हो गए अभी गढ़वाल कुमाऊं को जोड़ने वाला रास्ता ही नहीं है। हम उत्तर प्रदेश के माध्यम से जाते हैं। वो कोई ऐसा नहीं उत्तर प्रदेश दूसरा देश है, लेकिन वो रास्ता लंबा भी है। ये एक वजह है उसकी। अब नजीबाबाद, उसके बाद जो कोतवाली, नगीना, धामपुर, ये सब इलाका पड़ता है, तो अच्छा है, इस बहाने उस इलाके के भी दर्शन हो जाते हैं। लेकिन वो रास्ता लंबा है, तो बीच में रास्ता इसलिए नहीं बन पा रहा। वो कंडी सौड़ वाला जो रास्ता है, जो इधर सीधे सीधे चीला से कोटद्वार और कोटद्वार से रामनगर निकलेगा, शायद जिम कॉर्बेट के बीच में से भी, पार्क की जो सीमा है उसके बीच में से भी वो जाएगा। अब वो वाइल्ड लाइफ एक्ट उसके आगे बाधा है, वो भी बनेगा। इसी प्रकार और बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी नहीं हो पा रही थी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी, वो होंगी। स्वागत है इस बात का। अच्छा है अगर यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने का रास्ता साफ होता है तो इसका स्वागत है। हाँ, हाथी को नुकसान ना पहुँचे, इस बहाने हाथी के ऊपर हमला करने की, और जो हाथी दांत के तस्कर हैं उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए, वो नियम और कड़े करने चाहिए। लेकिन साथ साथ जो कल रात को एक और फैसला सामने आया, मैं तो उस वक्त एक बहस में ही था और मैं इत्तेफाक से इन्हीं मुद्दों पर बोल रहा था, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि सरकार इतना बड़ा निर्णय ले लेगी, लेकिन लिया। आज स्थिति ये है कि बंदरों की वजह से, आज घर जब जाते हैं पहाड़ में, अपने गांव जाते हैं, तो वहाँ हमें अपने गांव के लिए, अपने जो किचन गार्डन, हर घर के आसपास सगवाड़ा जिसको बोलते हैं वो होता ही है, तो उसमें हम टमाटर तक नहीं लगा रहे। पूछो भाई क्या हुआ, भाई टमाटर क्यों नहीं लगाए? तो कह लगे किसके लिए? बंदरों के लिए लगाना है। पूरे दिन बैठ के रखवाली करो और मौका लगता ही बंदर वो कच्चे टमाटर ही तोड़ के ले जा रहे हैं। तो बात तो सही थी, कच्चे टमाटर हुए, मूली हुई, और इस तरह की शलजम हुआ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बंदर खाता भी नहीं, उसे उखाड़ के देखने की प्रवृत्ति बंदर की है। और बंदर एक तो हमारी धार्मिक मान्यता, हम बंदर में हनुमान जी का स्वरूप देखते हैं, तो भाई बंदरों का सम्मान तो करना है, मगर उदंड बंदर का सम्मान थोड़ी करना है। अब भगवान राम ने भी वानर राज बाली का वध तो किया ना। बाली सुग्रीव दोनों भाई थे, तो बाली ने जो अत्याचार कर रखे थे तो भगवान राम ने भी किया, वानर वध तो किया। इसलिए प्रतिबंध नहीं है इस पर कोई भी। लेकिन अब ऑफिशियली जो बंदर नुकसान कर रहे हैं उसकी प्रक्रिया है। ये नहीं है कि आदेश आया और हमने सीधे उठा करके या बंदरों पे हमला करना शुरू कर दिया। जो बंदरों की टोली नुकसान करती है, अगर उसको थोड़ा सा डर हो जाए मनुष्य का कि इधर से जो हमला भी हो सकता है, तो वो होते ही बंदर अपने आप भाग जाता है। वो तो इंसान के बराबर ही दिमाग है उसके अंदर, जो उसकी स्वाभाविक वृत्ति है अपना बचाव करने की, वो बहुत स्ट्रांग है। इसलिए उसको, वानर को, जंगली सूअर को और नील गाय को, अच्छा मैं स्पष्ट कर दूं, नील गाय गाय नहीं है, उसका सिर्फ नाम है। और गाय से लोग थोड़ा सा उसको ऐसा करते हैं, उसका जो खुर है ना नीचे से, आमतौर पे वो जो उसकी शेप है बीच में से फटा हुआ है, उसके दो हिस्से हैं, वो सिर्फ गाय से मिलता है। वो एंटीलोप है, वो उसका नाम ही हिमालयन एंटीलोप है। वो हिरण प्रजाति का है, हिरण। वो गाय बिल्कुल ही नहीं है, मैंने खूब नज़दीक से देखा है, नज़दीक से उसको पढ़ा भी है। वो गाय नहीं है, वो नील गाय के नाम से जरा
हाँ, गाय के आकार की होती है, गाय के इस बराबर शरीर उसका होता है, तो इस वजह से लोगों को लगा कि शायद ये गाय है या गाय की ही कोई प्रजाति है। ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो हिरण की प्रजाति है। या हिरण को मारना भी अच्छा नहीं है, लेकिन जो जो नुकसान करे, तो भाई अब किसान इतनी मेहनत से अपनी फसल उगाए, ओला, बारिश, सूखा, इस सब से बचा के फसल को पैदा करे और उसे नील गाय आकर के खा जाए, या सूअर धान के खेत को पूरा मटिया मेट कर दे, और उसके बाद बेचारा किसान कर्जा ना चुकाने की वजह से आत्महत्या करता रहे, तो वो तो अच्छा नहीं है ना। तो मैंने शुरू में ये कहा कि जब जब इंसान और जानवरों के बीच, वन्य जीवों के बीच संघर्ष होगा, तो इसको दुर्भाग्य कहिए, इसको ईश्वर की नियति कहिए, इसको प्राकृतिक न्याय कहिए, जो कहिए, इसमें जीत तो मनुष्य की ही होने वाली है। तो यहाँ रास्ता साफ हो गया कानून कि अब बंदरों को भी, नीलगाय को भी, और जंगली सूअर को भी, और हाथी को भी, इन तीनों को जो आज़ादी थी अभी तक कानून में, संविधान में, वो समाप्त हो गई। तो नियमानुसार इनसे बचाव के रास्ते ढूंढिए। उसमें साफ है कि अगर आपके यहाँ कोई ऐसा नुकसान होता है तो आपको वन विभाग के संबंधित अधिकारी को सूचित करना पड़ेगा, और जो भी प्रक्रिया होगी, लेकिन आपको बचाव का रास्ता मिल गया, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो इन सब बातों के लिए मैं आज अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये जनहित के काम है, ये होने चाहिए। और मुझे बहुत उम्मीद है कि वो बागवानी जिसकी हम बात करते थे राज्य बनने से पहले, वो फलों के पेड़ कौन लगाएगा? पता है वो फल छोटे छोटे होंगे और बंदर खा जाएगा, और बंदर को हम ना तो अपनी धार्मिक मान्यताओं की वजह से मार सकते हैं, ना उन्हें कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं मारना शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, बंदर भगाने की बात मैं कहना चाहता हूँ इस कानून के बाद भी। तो अब भगाने का अधिकार तो मिल गया ना, तो भाई फल भी लगाइए, खूब लगाइए फल। जब देहरादून कोटद्वार में वो इतना खूबसूरत सेब हो रहा है, जो चौथे पांचवें साल सेब दे रहा है, वो डिलीशियस वैरायटी जो एक आती है, बिल्कुल उतना तो स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन टेबल वैरायटी है। हम उससे 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 खराब हम सेब बाजार से बड़े महंगे रेट पर खरीद रहे हैं, लेकिन देखने में सुंदर है, पौष्टिकता भरपूर है, और अपने यहाँ की एक वैरायटी है, और खाने में भी बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा खट्टे मीठे उसमें टेस्ट में होता है, लेकिन वो वैरायटी आ गई है अब। एक वैरायटी का तो मुझे नाम भी याद है, इजराइल है, कीवी है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। तो बंदर से अब नुकसान नहीं होगा, उससे नुकसान से बचने के रास्ते साफ हो गए। बागवानी बढ़ेगी इससे, बागवानी बढ़ाइए, और अब बंदरों का खौफ अब हमको छोड़ देना चाहिए, और लगाइए खूब बड़े लेवल पर। और बंदरों को मारने भी की जरूरत कहाँ है, एयर गन आती है ना, छर्रे वाली, बस बंदर को डराना ही काफ़ी है। तो अब आप किसी अपराध बोध से भी बचे रहेंगे, और कानून भी आपको तंग नहीं करेगा। तो इस पहल का स्वागत एक बार फिर से आप सबका इगास पर्व को इस धूमधाम से मनाने के लिए बहुत बहुत स्वागत। और हमें खुशी भी है कि इस बार हिमालय दर्पण उत्तराखंड परिवार ने इगास पर्व पे जो चेतना फैलाई थी, उसका व्यापक असर हुआ, और भी बहुत सारे लोगों ने फैलाई, हम अकेले नहीं हैं इसका श्रेय लेने वाले। लेकिन हमें खुशी है कि ये बात लोगों तक पहुंची, और बड़े स्तर पर इगास बग्वाल पर्व को हमने मनाया। और कुमाऊं में बूढ़ी दिवाली, मैं उस दिन ये बताना भूल गया था, इसको कुमाऊं में भी बहुत ही उत्साह के साथ मनाते हैं, वहाँ उसको बूढ़ी दिवाली बोलते हैं। तो ये सब मिला के पूरे पहाड़ी क्षेत्रों का ही त्यौहार है, और नाम अलग अलग हो सकते हैं। मुझे भी जानकारी नहीं थी, मैं बिल्कुल ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ, और इस बार पूरी जानकारी हो गई। तो अपने इन त्योहारों को अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ मनाइए। इसी प्रकार के और अन्य सामाजिक, राजनीतिक और समाज हित के मुद्दों के साथ आपके बीच में हमेशा उपस्थित रहूँगा। मैं YouTube चैनल और हिमालय दर्पण उत्तराखंड के लिए आपका सुभाष शर्मा, आपका आभार।